Hello students, welcome to the online classes by SCM Children's Academy Haldor. So as you know that we have started our first chapter, that is life process in biology. In previous videos we have studied about living things, non-living things, catabolism, anabolism, and we have started our first life process, that was nutrition. In nutrition we have studied that there are two modes of nutrition. First was autotrophic mode of nutrition and second was heterotrophic mode of nutrition. If you don't have seen that videos, then you can go on our YouTube channel and can see those videos, right? Now in this video we will continue our types of heterotrophic nutrition. So before going ahead, let's revise what is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition means what? When organism depends for its food on other organism. Means what? जब कोई organism अपने food के लिए किसी other organism पे या फिर autotrophs पे depend करता है तो उसे क्या कहते हैं हम? Heterotrophic mode of nutrition कहते हैं और उस organism को क्या कहते हैं? Heterotroph कहते हैं, right? Now see the types of heterotrophic nutrition. A heterotroph can obtain its food from other organism in three ways. Means एक heterotroph जो है वो other organism से अपना food three ways में, three तरीके से अपना food वो obtain कर सकता है. First is saprophytic nutrition या फिर saprotrophic nutrition. क्या है? Organism obtains its food from decaying organic matter of dead plants, dead animals and rotten bread are saprophytes. फॉर एग्जाम्पल फंगाई, मशरूम, ईस्ट. मीन्स जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड डिकेइंग या डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करता है तो उसे क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड होते हैं? आपके फंगाई हैं, मशरूम्स हैं, ईस्ट हैं और कुछ बैक्टीरियाज हैं जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. मींस ऑर्गेनिज्म डेराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो कॉल्ड इट्स होस्ट विदाउट किलिंग इट. जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फूड ऑब्टेन करता है विदाउट किलिंग इट, लेकिन उसको कुछ ना कुछ हार्म वो ज़रूर पहुंचाता है, कुछ ना कुछ डैमेज वो ज़रूर करता है, लेकिन उसको मारता नहीं है. क्लियर? यानी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट, राइट? और जो जिस ऑर्गेनिज्म से वो फूड ऑब्टेन करता है उसे क्या कहते हैं? हम होस्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो आपको काटता है, वो आपको मारता तो नहीं है, सिर्फ काटता है, अपना फूड ऑब्टेन करता है और चला जाता है, वो आपको मारता नहीं है, किल नहीं करता है. तो वो क्या हुआ? एक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ. क्लियर? इसके एग्जाम्पल, इट गिव्स नो बेनिफिट टू रिटर्न. यानी अगर मॉस्किटो ने आपको काटा तो इसको आपको कोई बेनिफिट तो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आप मरे भी नहीं, मीन्स आपको किल भी नहीं करता है और आपको कोई बेनिफिट भी नहीं होता है, लेकिन आपको हार्मफुल जरूर है. अगर ज़्यादा मच्छर काटेंगे तो मलेरिया हो सकता है. क्लियर? The examples are lice, plasmodium, roundworms, etc. Now, holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition means what? Feeding on solid food which may be plant product or animal product. Means holozoic mode of nutrition कौन follow करते हैं? We, यानी human being. Human being follow holozoic mode of nutrition जिसमें हम depend करते हैं solid food पर. सॉलिड फूड मीन्स ये कोई प्लांट का प्रोडक्ट भी हो सकता है, यानी एप्पल, बनाना, कुछ भी हो सकता है, और कोई एनिमल प्रोडक्ट भी हो सकता है. मीन्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन चिकन देन इट माइट बी एनिमल प्रोडक्ट, राइट? तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ कि जो सॉलिड फूड पर डिपेंड करते हैं. क्लियर? नाउ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, दैट इज फोटोसिंथेसिस. तो हम पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं. क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, अपना फूड वो खुद सिंथेसाइज करते हैं, और जो प्रोसेस है फूड सिंथेसाइज करने का उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसे देख लीजिए. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, एक बार और देख लीजिए. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बाय यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. चार चीज़ें आपको याद करनी है: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट. ये चार चीज़ों की हेल्प से प्लांट्स
यानी ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब यहाँ देखिए, लीव्स ऑफ ए प्लांट आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन टिनी कलर्ड ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। मीन्स क्लोरोफिल होता कहाँ है, तो लीव्स में होता है। आपको पता है कि पेड़ों की पत्तियां जो होती हैं वो कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है। और वो क्यों होती हैं, क्योंकि जो लीव्स हैं उनमें एक छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और उन क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिनकी वजह से लीफ का यानी पत्ती का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। क्लियर? नाउ सी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इक्वेशन ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ा हमने कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के हेल्प से क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज द फूड ऑफ प्लांट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, राइट। C6H12O6 is the food of plant which is what, sugar. Now water and oxygen, this oxygen is used by us human being, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, वो हमें किससे मिलती है, इसी प्लांट से मिलती है, इनसे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हुआ, 6 CO2 यानी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जब सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से क्या होता है, शुगर बनती है। यानी क्या कहते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट जो कि शुगर है C6H12O6, इसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं। और साथ में वाटर और क्या बनता है आपका, ऑक्सीजन बनता है। ये ऑक्सीजन ही क्या होती है, एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। क्लियर है? तो आप ये इक्वेशन याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। कौन से 3 स्टेप्स हैं? फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट यानी जो क्लोरोफिल है, जो ये क्लोरोफिल आपने यहाँ पे देखा है, इस इक्वेशन में आपने देखा क्लोरोफिल क्या है, यहाँ पे देखिए ग्रीन मॉलिक्यूल्स भी दिखाए हुए हैं। ये ग्रीन कलर क्यों है पत्तियों का, इस क्लोरोफिल की वजह से है। क्लियर? तो यही क्लोरोफिल क्या हेल्प करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। यानी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि लाइट एनर्जी जो है, जो हमने सन से एब्जॉर्ब की है, वो किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। क्लियर? और लास्ट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म ग्लूकोज। ये देखिए हमारा क्या हुआ है, ये ग्लूकोज बना है। ठीक है, ये ग्लूकोज बना है, ये क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें, शुगर में। क्लियर? तो ये 3 प्रोसेस हैं जो फोटोसिंथेसिस में होते हैं। क्लियर? अब ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों प्रोसेस जो हैं इमीडिएट एक के बाद एक हों। एक के बाद एक हों मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही सनलाइट एब्जॉर्ब हुई उसके बाद एकदम ही आपका लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और एकदम ही आपका रिडक्शन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज बनाने में। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं, ये देखिए डेजर्ट प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में एब्जॉर्ब करते हैं और प्रिपेयर कर लेते हैं एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय सनलाइट ऑफ द नेक्स्ट डे। यानी डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रख लेते हैं। नेक्स्ट डे जब सनलाइट उन्हें मिलती है, प्लांट्स को सनलाइट एब्जॉर्ब करती है क्लोरोफिल, उसके बाद उसका नेक्स्ट फाइनल प्रोडक्ट जो कि हमारा क्या है, ग्लूकोज है, वो बनता है। यानी इमीडिएट नेसेसरी ये नहीं है कि ये तीनों स्टेप्स जो हैं वो एक के बाद एक कॉन्टिन्यूसली हों, ज़रूरी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से हैं रॉ मटेरियल? कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। ये एक नंबर के क्वेश्चन है और बच्चों मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप अपने साथ में एक पेंसिल या पेन और एक रजिस्टर साथ में रखें, सो दैट कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आपको नहीं दिखेंगे लेकिन समझाते वक्त वो हम आपको बता देते हैं, तो आप उन्हें नोट कर लिया करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। एक एक नंबर के क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं यहाँ से। क्लियर है? नेक्स्ट इज स्टार्च गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। अब आप जब अपनी बुक देखेंगे तो उसमें आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ठीक है, तो उन एक्सपेरिमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो स्टार्च है, स्टार्च क्या है पहले आप ये जान लीजिए। जो आपका ये जो ग्लूकोज बना है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में,
ये जो ग्लूकोज बना है जिसे हम शुगर कहते हैं, सिंपल शुगर कहते हैं, ये ग्लूकोज यानी जितना ज़रूरी हुआ उतना प्लांट के हर पार्ट पे पहुंच गया। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो लीव्स में ही क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और उसी को जो स्टोर्ड ग्लूकोज है उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। क्लियर है? हम किसे स्टार्च कहते हैं, जो स्टोर्ड ग्लूकोज है या स्टोर्ड शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं किसमें, लीव्स में, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। और ये स्टार्च क्या करता है, ब्लू ब्लैक कलर का कलर देता है विद आयोडीन सोल्यूशन। यानी अगर आपको पता लगाना है कि प्लांट जो है वो फूड बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, तो आप कैसे पता लगा सकते हो, आपने उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डाला, अगर इस ब्लू ब्लैक कलर का आपको मिक्सचर मिलता है, ब्लू और ब्लैक कलर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें स्टार्च है, और स्टार्च का मतलब है, स्टार्च है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट ने फूड खुद से सिंथेसाइज किया है। क्लियर? लेकिन अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो उससे पहले मैंने आपको बताया कि जो फूड प्लांट में जो ज़रूरी होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, प्लांट के हर पार्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो लीव में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें लीव को क्या करना पड़ेगा, डी स्टार्च करना पड़ेगा। क्लियर है? और उसको डी स्टार्च हम कैसे कर सकते हैं, बाय कीपिंग इट इन डार्क प्लेस फॉर एटलीस्ट 3 डेज। ठीक है? यानी अगर आप पत्ती को 3 दिन के लिए, लगभग 3 दिन के लिए अगर डार्क प्लेस में रख दोगे, प्लांट को सॉरी, तो आप क्या करोगे, उसको वो डी स्टार्च हो जाएगी। डी स्टार्च हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, आप सोचो कि प्लांट की पत्ती में जितना भी फूड एब्जॉर्ब होगा वो उन 3 दिनों में पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद उसमें कोई स्टार्च नहीं रहेगा, उसके बाद वो पेड़ यानी वो प्लांट हमारा सूटेबल होगा फॉर एनी एक्सपेरिमेंट। क्लियर? किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए तब वो हमारा सूटेबल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज क्लोरोफिल कैन बी रिमूव फ्रॉम ग्रीन लीव बाय बॉइलिंग इट इन एल्कोहल। ठीक है? तो क्लोरोफिल ग्रीन पत्तियों से हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसको अल्कोहल में बॉईल करके। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपको तब काम आएंगे जब आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे होंगे। जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले आपको ये पॉइंट्स पता होने ज़रूरी हैं कि पत्तियों में कुछ स्टार्च स्टोर्ड होता है। आप कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो उसके लिए पहले प्लांट को क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज करना पड़ेगा। और डिस्चार्ज कैसे करेंगे, उसे कम से कम 3 दिन के लिए डार्क प्लेस में रखना पड़ेगा, ताकि वो सनलाइट एब्जॉर्ब करके फूड सिंथेसाइज ना करे। फिर तो हम अपना एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। क्लियर? और इसी तरीके से अगर हमें किसी ग्रीन लीव से क्लोरोफिल को रिमूव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, बाय बॉइलिंग इट इन द एल्कोहल। हम इसे एल्कोहल में बॉयल करके भी इसका क्लोरोफिल रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होता है, जो हमने पढ़ा है अभी देखिए, ये हमने क्या पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट, ये तीनों चीज़ें चाहिए हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को होने के लिए। क्लियर? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, वाटर कहाँ से आता है, सनलाइट तो हमें सन से एब्जॉर्ब हो जाता है। वो कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। क्लियर है? ये आपने नोट कर लिया होगा, आई होप आपने नोट किया होगा कि क्लोरोफिल का क्या काम होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। क्लियर? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है हमारी इस स्टोमेटा से। क्लियर? स्टोमेटा क्या होते हैं, देखिए, ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल दैट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। यानी जो पत्ती होती है उसी में पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, बहुत नन्हे नन्हे से। ठीक है? और वो भी किससे प्रोटेक्टेड होते हैं, ये देखो, ये है ना यहाँ पे, अ पेयर ऑफ गार्ड सेल। पेयर ऑफ गार्ड सेल मीन्स कि एक सेल का एक गार्ड सेल्स होती हैं, दोनों पेयर होता है, तो उसी की थ्रू हेल्प से क्या होता है, कंट्रोल होता है उन स्टोमेटा का ओपन और क्लोज होने का। उन्हीं गार्ड सेल की वजह से वो क्या होती हैं, ओपन होती हैं, और उन्हीं की वजह से वो क्लोज होती हैं। क्लियर? नाउ व्हेन वाटर फ्लोज इन गार्ड सेल दे स्वेल, बिकम कर्व्ड एंड कॉज द पोर टू ओपन। सी, ये आपके क्या है, स्टोमेटा है। किसी पत्ती का एक छोटा सा पोर्शन दिखाया गया है जिसमें ये क्या है ये आपकी गार्ड सेल्स हैं। क्लियर? ये आपकी क्या है, गार्ड सेल्स हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड, ये क्या है आपके, ये गार्ड सेल्स हैं दोनों। क्लियर? अब इनमें जब पानी स्टोर हो जाता है तो ये क्या हो जाती हैं, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि व्हेन वाटर फ्लोज इनटू गार्ड सेल दे स्वेल। जब पानी इनमें एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये सेल क्या हो जाती हैं,
स्वेल हो जाती हैं, यानी थोड़ी फूल जाती हैं, और फूलने की वजह से ये कैसी हो जाती हैं, कर्व्ड हो जाती है। इस टाइप से ये थोड़ी कर्व होके ये ओपन हो जाता है, ये ओपन हो गया, और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और एंड लूज ऑफ वाटर कॉज द सेल्स टू श्रिंक एंड सेल्स बिकम स्ट्रेट एंड क्लोज द स्टोमा। और जब यही इन्हीं सेल्स से, ये जो ग्वाड सेल्स हैं, इनसे जब वाटर लूज हो जाता है, वाटर इनसे रिमूव हो जाता है, तो यही क्या हो जाती हैं, ये स्ट्रेट हो जाती हैं, और इन्हीं की वजह से जो आपका स्टोमेटा है वो क्या हो जाता है, आपका क्लोज हो जाता है, और इसी से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो बाहर आना जाना है, एक्सचेंज होना है, वो बंद हो जाता है। क्लियर? तो यानी गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो कहाँ से होता है, स्टोमेटा से होता है, स्टोमेटा से होता है। आप समझ लीजिए कि स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा की हेल्प से ही कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है प्लांट में और एनवायरनमेंट में, और ऑक्सीजन भी आउट जो होती है प्लांट से वो किसकी हेल्प से होती है, स्टोमेटा की हेल्प से होती है। इवन जो वाटर भी इससे क्या होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है। क्लियर है? स्टोमेटा से। क्लियर? नेक्स्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज क्लोरोप्लास्ट। अब आपसे कोई पूछे कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कहाँ पे है, तो आप कहाँ बताएंगे, क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है ये, क्लोरोप्लास्ट में होता है। हम अब ये देखो, ये एक पत्ती है जिसकी एक क्रॉस सेक्शन हमने लिया है। ये क्या है, पत्ती का क्रॉस सेक्शन है। इसमें आप देखो यहाँ ये क्या है, ये गार्ड सेल्स हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे इस टाइप के पोर्स होते हैं पत्ती में जो कि स्टोमेटा है। क्लियर है? ये क्या है, स्टोमेटा है। इन्हीं की हेल्प से क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है एनवायरनमेंट और प्लांट में। क्लियर है? और ये जो छोटे छोटे पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ये क्लोरोप्लास्ट हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये सब ब्लैक ब्लैक आपको छोटे छोटे होल्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल होता है, और यही आपकी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, आपकी क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लियर? नेक्स्ट इज there is a thin waxy protective layer called cutile above and below a leaf which helps to reduce the loss of water from the leaf। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से आपको याद करना है। क्या कि लीफ के ऊपर और नीचे, ये देखिए आपका डायग्राम है, ये देखो ये दिखाई दे रहा है आपको क्यूटाइल। ठीक है, ये क्या है, एक वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर है। वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर मतलब एक मोम के जैसी एक लेयर होती है, पतली सी बिल्कुल थिन लेयर होती है, जो क्या करती है, आप ऊपर भी होती है नीचे भी होती है पत्ती के, क्या करती है, ये रिड्यूस करती है लूज ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ, ताकि पत्ती से पानी का इवेपोरेशन ना हो। क्लियर? तो वो कौन सी लेयर होती है जिसके थ्रू वी कैन रिड्यूस द लूज ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ? तो वो कौन सी लेयर होती है, ये होती है थिन वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर। क्या कहते हैं इसको, क्यूटाइल कहते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप कि आपने ये सब नोट किया होगा। क्लियर? नाउ न्यूट्रिशन इन एलिमेंट। सो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कैसे होता है प्लांट्स में न्यूट्रिशन? फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। क्या क्या ज़रूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लियर? सब आप पढ़ चुके हैं। स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है, साइट को फोटोसिंथेसिस की साइट क्या होती है। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो अपनी न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। द नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं हम पढ़ चुके हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो हैं वो अदर प्लांट्स से या एनिमल्स से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? द पिचर प्लांट एंड द वीनस फ्लाईट्रैप आर द टू प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स। ये दो प्लांट ऐसे हैं, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप, जो इंसेक्ट ईट करते हैं। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े खा के अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। क्लियर? तो all the animals can be divided into 3 groups on the basis of their food habits, that is eating habits। यानी कौन क्या खाता है, फूड हैबिट्स पे डिपेंड होते हैं, और उसी कैटेगरी उसी बेसिस पे हम एनिमल्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज हर्बीवोर्स, सेकंड इज कार्निवोर्स एंड थर्ड इज ओमनिवोर्स। नाउ
नाम से आपको पता चल रहा है, हर्ब, हर्ब मीन्स हरी घास फूस, यानी जो हरी घास फूस हरी वेजिटेबल्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल आपके बहुत क्लियर हैं, काऊ, बफेलो, गोट, मंकी, एलिफेंट आर द हर्बीवोर्स। नेक्स्ट इज कार्निवोर्स, यानी जो किस पे डिपेंड, जो एनिमल्स को ईट करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल है आपके लॉयन, टाइगर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स वो होते हैं जो इन हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स सबको, यानी जो सब कुछ खा सकते हैं उन्हें ओमनिवोर्स कहते हैं। उसमें मैन, डॉग, क्रो, आंट्स एक्सेट्रा ये सब चीज़ें खा लेते हैं। मैन इज ऑल्सो इन दिस कैटेगरी, राइट। तो मैन क्या है, एक ओमनिवोर है, क्लियर। नेक्स्ट इज डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल। अब आपको पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिंगल सेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। लेकिन उनमें जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसमें ये पांचों के पांचों प्रोसेस होंगे। फर्स्ट इज इंजेशन, इंजेशन मीन्स व्हाट, द टेकिंग अप ऑफ फूड, मीन्स फूड को एब्जॉर्ब करना, फूड लेना, उसे क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज डाइजेशन, मीन्स द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स विच एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। सबको पता है डाइजेशन किसे कहते हैं, फूड एब्जॉर्ब, सॉरी फूड लिया हमने, फूड एब्जॉर्ब किया और उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन, नाम से पता चल रहा है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ब्लड एब्जॉर्ब करता है हमारा, वो क्या कहलाता है, प्रोसेस एब्जॉर्प्शन कहलाता है। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मीन्स अब जब ब्लड फूड ने ब्लड ने फूड एब्जॉर्ब कर लिया है तो वो ब्लड जो है बॉडी के हर पार्ट तक उस फूड को पहुंचाएगा, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज इजेशन, इजेशन मीन्स the process in which the undigested food is removed from the body is called egestion, means वो process जिसमें जो ज़रूरी फूड था, जो नेसेसरी फूड था वो हमने, हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया है, ब्लड ने एब्जॉर्ब करके बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा दिया है। जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल था उसको बॉडी से रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका इजेशन कहलाता है, राइट। नाउ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है, हम न्यूट्रिशन इन अमीबा देखते हैं। अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर एनिमल विच फॉलोज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी हम पढ़ चुके हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, जो सॉलिड फूड पर डिपेंड करते हैं, क्लियर, जो सॉलिड फूड पर डिपेंड करते हैं, और वो सॉलिड फूड कुछ भी हो सकता है, प्लांट प्रोडक्ट हो सकता है या फिर एनिमल प्रोडक्ट हो सकता है, क्लियर। अमीबा ईट्स टीनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड विच फ्लोट इन वाटर इन विच इट लीव्स। अमीबा क्या खाता है, एनिमल या प्लांट जो उसके आसपास घूमते रहते हैं जहाँ पे वो रहता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। क्या कहलाता है, फूड ऑब्टेन करने का प्रोसेस बाय अमीबा, फैगोसाइटोसिस, क्लियर। होलोजोइक न्यूट्रिशन हैपन्स इन 5 स्टेप्स, ये आप पढ़ चुके हो। ये 5 स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं न्यूट्रिशन में, हमें फॉलो नहीं करने होते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली ये फॉलो होते हैं, क्लियर। नाउ सी, देखिए अमीबा में भी सबसे पहले इंजेशन होता है, यानी फूड एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, इजेशन होता है। सी, इजेशन में क्या करता है, इजेशन में इट इंजेस्ट द फूड। सबको, आपको अभी हम कर चुके हैं। इजेशन में क्या करते हैं कि फूड एब्जॉर्ब करना। अमीबा फूड कैसे एब्जॉर्ब करता है, फिंगर टाइप स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करता है। ये देखिए, ये फिंगर टाइप स्ट्रक्चर इसने क्या किया, देखो इसका माउथ तो है नहीं, अमीबा का माउथ एक स्पेशल ऑर्गन नहीं है, ये सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें हर काम इसकी सिंगल सेल से ही होगा, क्लियर है। तो इसका कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, इसीलिए ये क्या करता है, फिंगर टाइप की स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, ये एक्सटेंड करता है। ये देखिए इसने फिंगर टाइप स्ट्रक्चर, इन्हें क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, स्यूडोपोडिया कहते हैं। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल इसके पास में आता है तो ये अपने स्यूडोपोडियाज को, यानी अपनी बॉडी को कुछ स्यूडोपोडियाज में कन्वर्ट करके कुछ इस टाइप से एक्सटेंड करता है और उस फूड पार्टिकल को क्या करता है, ये चारों तरफ से घेर लेता है, क्लियर। ये हुआ इजेशन, यानी इसने फूड पार्टिकल को क्या किया, एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब मीन्स क्या किया, इसने ऑब्टेन कर लिया। नेक्स्ट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होगा, अब ये जो फूड पार्टिकल है ये क्या होगा, इसके चारों तरफ वाटर सराउंडिंग हो जाएगी और ये एक क्या हो जाएगा, एक फूड वैक्यूल बन जाएगा। इसके चारों तरफ क्या हुई, यहाँ पे ये देखो एक इंसेक्ट या कोई प्लांट इसने एब्जॉर्ब किया, ऑब्टेन किया, इसके चारों तरफ वाटर से क्या हुआ, ये सराउंड हुआ और क्या बना लिया इसने, फूड वैक्यूल बना लिया, ठीक है। फूड वैक्यूल बन गया ये, ठीक है। अब फूड वैक्यूल को हम क्या कहते हैं, ये देखिए आप यहाँ लिखा हुआ भी है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से। डाइजेशन टेक्स प्लेस इन फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम।
These enzymes, sorry, इससे पहले यहाँ देखो, food is engulfed with a little surrounding water to form food vacuole, temporary stomach inside the amoeba. यानी ये जो food vacuole बनी है, ये जो अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल बनी है, इसको हम क्या कहते हैं? टेम्पोरेरी स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पोरेरी स्टमक ऑफ अमीबा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज कॉल्ड टेम्पोरेरी स्टमक इन अमीबा। तो क्या होता है? द फूड वैक्यूल फॉर्म्ड बाय अमीबा इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड व्हाट? टेम्पोरेरी स्टमक ऑफ अमीबा। क्लियर? अब डाइजेशन कैसे होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम से होता है। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? ये जो साइटोप्लाज्म है अमीबा की बॉडी में, जो ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म से डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड वैक्यूल में एंटर करते हैं और फूड वैक्यूल को क्या करते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। डाइजेशन में यही तो होता है, बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं? ये यहाँ बाहर साइटोप्लाज्म से फूड वैक्यूल में एंटर करते हैं और फूड वैक्यूल में एंटर करने के बाद ये फूड को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड जस्ट स्प्रेड आउट फ्रॉम द फूड वैक्यूल इनटू द होल ऑफ अमीबा सेल। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड द फूड वैक्यूल डिसअपियर्स। मीन्स क्या? जब ये फूड ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल फूड पार्टिकल्स में, तो ये पूरा फूड जो है ये क्या हो जाता है? पूरा इसमें स्प्रेड आउट हो जाता है। पूरा क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है और क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब ये पूरा फूड एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये फूड वैक्यूल क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ये पूरा फूड जो है वो क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। यानी पूरा फूड इसमें देखो एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद फूड वैक्यूल गायब हो गई इस वाले प्रोसेस में, एसिमिलेशन में, और पूरे फूड ने इस अमीबा को क्या किया? एनर्जी प्रोवाइड कर दी। एनर्जी प्रोवाइड की, ये क्या होगा? अमीबा ग्रो करेगा। जब इसको फूड मिल गया, एनर्जी मिल गई, तो ये क्या करेगा? ग्रो करेगा। ठीक है? और ग्रो करने के साथ साथ ये क्या कर सकता है? एंड पार्ट ऑफ अमीबा सेल विच लेड टू ग्रोथ ऑफ अमीबा। क्लियर है? और फूड ग्रो करे, सॉरी, अमीबा ग्रो करेगा, देन अमीबा कैन रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल्स। यानी फूड एब्जॉर्ब करने के बाद ये ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद ये 2 डॉटर सेल्स बनाएगा और रिप्रोड्यूस करेगा, यानी अपने ही जैसा एक और अमीबा प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज इजेशन। इजेशन में क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा फूड होता है, जो वेस्ट फूड होता है, वो क्या होता है? अब देखो इसका कोई स्पेशल ऑर्गन तो है नहीं इस अनडाइजेस्टेड फूड को आउट करने के लिए, तो फिर वही हुआ कि कुछ पार्ट जो है अमीबा में वो क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, और वहाँ से एक्स्ट्रा फूड जो है वो बॉडी से आउट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ ये पूरा प्रोसेस न्यूट्रिशन का समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे। क्लियर है? तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िए, जो जो चीज़ें इसमें लिखी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।